अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर वकास बशीर। आज हम एसिड बेसिस और साल्ट्स का चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। आज हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो एसिड बेसिस और साल्ट का चैप्टर था, ये तो इधर लिखा हुआ देख देख के मेरी भी आंखें पक चुकी थी। तो शुक्र है कि एक नई हवा का झोंका आया और नया हमारा यूनिट स्टार्ट हो गया अल्लाह अल्लाह करके। तो इसमें सबसे पहले हम इसका हिस्ट्री देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो 1828 में या उससे पहले तक ये जाना जाता था कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें पौधे या जानवर हैं, तो उनसे जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं उनकी केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। इसमें फिर लिवाइजे ने जिसने एसिड और बेसिस के बारे में भी एक दिया था। लिवाइजे ने कहा था कि जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट्स में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद फिर उसने कहा था कि जो एनिमल्स के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास जो जेकब ब्राज़िलियस ने अर्ली 18th सेंचुरी में उसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। वाइटल फोर्स थ्योरी में उसने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये कि हम सिर्फ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या तो पौधों से हासिल कर सकते हैं या फिर जानवरों से हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुद लेबॉर्ट्री में इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो कहता है कि इनको प्रिपेयर करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स या पूरी सरार क़ुव्वत एक चाहिए होती है, जो कि सिर्फ अल्लाह के पास है, जो जानदार बनाता है या पौधे बनाता है, तो सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है। लेकिन फिर बाद में हमारे पास 1824 में हमारे पास वूलर ने लेबॉर्ट्री में अमोनियम सायानेट से, अगर हम इनको रिमूव कर दें, अमोनियम सायानेट से उसने यूरिया प्रिपेयर किया था। यूरिया एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसलिए अमोनियम सायानेट जिसका फार्मूला है NH4 साइनाइड ऑक्साइड। अच्छा, ये जब इसने इसको हीट अप किया तो इसने हासिल किया इससे NH2CONH2। ये हमारे पास यूरिया का फार्मूला होता है। ये इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किया, तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसकी बेस थोड़ी हिल गई कि हमारे पास ये लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। और उसके बाद फिर कोल्बे ने, ये हमारे पास वूलर ने प्रिपेयर किया था। उसके बाद हमारे पास कोल्बे ने 1845 में लेबॉर्ट्री में एसिटिक एसिड यानी CH3COOH प्रिपेयर किया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जो बेस थी उसकी वाइटल फोर्स थ्योरी की, वो और भी कमज़ोर होगी। तो अभी जो मॉडर्न साइंस में हमारे पास या मॉडर्न डे में तकरीबन 1 करोड़ या 10 मिलियन तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जा चुके हैं, और अभी भी हज़ारों जो है ना वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। तो अब जो है ना मॉडर्न एज में इसकी जो हमारे पास जो अभी इस दौर में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, वो उसमें देखा गया है कि वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है। तो इसको हम फिर डिफ़ाइन इस तरह से किया गया है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है या उनके कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री in which compounds of carbon, hydrogen and their derivatives are discussed is known as organic chemistry। तो इसमें सिर्फ ये ही नहीं कि हमारे पास सारे ही जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ये नहीं देते, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। जैसा कि हमारे पास कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट है HCO3, या जितने भी हमारे पास कार्बोनेट हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये क्या है, ये कार्बन पर तो मुश्तमिल है, इनमें कार्बन तो है, लेकिन ये फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। अब इसकी हिस्ट्री के बाद हमने हिस्ट्री तो इसकी देख ली, अब हम देखते हैं इसकी
फार्मूलाज इसको कितने तरह के होते हैं जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनको हम देखने से पहले इनके कुछ जो है ना बेसिक जो हमारे पास जो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है, हम देख लेते हैं। ये अल्केन्स मैं डिस्कस करने लगा हूँ, यानी पहले 4-5 मैं अल्केन्स के नाम लिखूँगा ताकि जब हम उनके फार्मूलाज लिखेंगे तो आप लोगों को पहले से फेमिलियरिटी उसके साथ हो कि हमारे पास कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास पहला जो है वो मीथेन है। मीथेन उसमें CH4 और उसमें हमारे पास जो दूसरे उसमें अगर देखा जाए तो इथेन C2H4। अब ये जो है ना C2H6। अब इसमें देखा जाए तो इसमें और इसमें कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा वो है प्रोपेन, वो है C3H8। उसके बाद हमारा जो चौथा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है ब्यूटेन, वो है C4H10। अब देखें अगर तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो CH2 का सब में डिफरेंस आ रहा है। इसमें CH2 एक ज़्यादा है, इसमें एक और CH2 ज़्यादा है और इसमें एक और CH2 ज़्यादा है, यानी CH2 के डिफरेंस से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसका अगर जनरल फार्मूला लिखा जाए तो हमारे पास आता है CnH2n+2, सॉरी इधर, यानी हमारे पास जो जितने भी कार्बन होंगे ना उससे डबल अगर आप कर लेना हाइड्रोजन तो उससे 2 आपके पास ज़्यादा होते हैं हाइड्रोजन। इसको हम अगर देखें तो हमारे पास कार्बन की समझे इधर, इसके इधर एक है हमारे पास, इसको एक लिख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है ना, अब ये N जो है ना ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन है। अब हाइड्रोजन को हम लिखेंगे 2N, N अब हमारे पास कितने हैं, ये 1 और +2 C। अब 1 को तो आप लिखते ही नहीं तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं CH। अब ये 2 हो गया हमारे पास, 2 + 2 और हमारे पास आ गया CH4। तो ये इस तरह से ये अल्केन्स का फार्मूला भी होता है CnH2n+2, यानी जितने हमारे पास कार्बन होंगे उससे अगर डबल कर लिए जाएं और उसमें 2 प्लस करें तो उतने हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो अगर आपने दूसरी कार्बन लिखनी है तो आपको पता नहीं कि इसके साथ हाइड्रोजन कितने लिखने हैं, तो आपने इसका सिंपली डबल करना है, 2 2s are 4 और उसमें 2 प्लस कर देने, 4 और +2 6। अब ये हमने इसके लिख लिए। अब इसके बाद हम इसके फार्मूलाज देखते हैं कि कितने तरह के फार्मूलाज होते हैं जिनके ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिख सकते हैं। तो पहले सबसे जो हमारे पास जो फार्मूला वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है कि आपके पास जो कंपाउंड होता है ना, आपको उसको ऐसी शक्ल में लिखते हैं कि हमारे पास जो उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो और उनके नंबर्स कितने हैं वो हमें पता चल जाता है, उनके नंबर और उनकी नाम। अब देखें कि हम ब्यूटेन का अगर फार्मूला लिखें तो हम इस तरह से C4H10 हम इसका लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखें कि हमें एक तो पता चल गया कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और दूसरा हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर 4 कार्बन है और 10 हमारे पास हाइड्रोजन है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह अगर हम मीथेन का लिखें CH4 तो ये हमारे पास देखें कि इसमें हमें पता चल गया कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं और इसके अंदर 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन मौजूद है। नंबर ऑफ एटम्स और ये पता चल जाता है कि कौन से एटम्स हैं एंड विच एटम्स। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है वो अगर देखें तो वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है कि हमारे पास उसमें दिखाया जाता है कि वो जो एटम्स हैं वो किस तरह से किस तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं उस कंपाउंड के अंदर, कि वो कितने बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के साथ या कहाँ पे मौजूद हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ब्यूटेन को ही हम देख लेते हैं। पहले तो ब्यूटेन में 4 कार्बन मौजूद होते हैं, हम इस तरह 4 कार्बन लिख लेते हैं, 3 और ये 4। अब इसमें आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं और बाकी जो बॉन्ड है वो पूरे करेगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के। अब एक तो इसका ऑलरेडी बना हुआ है बॉन्ड, दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ 2 हो गए, 3 और ये 4।
इसी तरह ये कार्बन ने भी, इसी ने भी 4 बॉन्ड बनाने हैं। पहले इसके पास 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, तो एक ये है इसके पास हो गया, दूसरा इसके पास ये हो गया। इसी तरह हमारे पास ये 2 इसने बना लिए, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसने बनाए और ये इसके बॉन्ड पूरे हो गए 4। तो हमें पता चल गया कि किस तरतीब से ये एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ ही उन्होंने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। यानी हाइड्रोजन ने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हमें इस तरह से इसकी तरतीब या अरेंजमेंट का पता चल गया। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन होता है जो स्ट्रेट चेन होती है, यानी सीधी एक चेन होती है जिसमें कोई ब्रांच नहीं मौजूद होती। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास ब्रांच्ड चेन जो होती हैं उनको हम आइसो कहते हैं। अब अगर आप देखें इसको ही हम 3 और एक जो हमारी साइड वाली है कोई सी कार्बन, उसको हम इसके साथ लिख लेते हैं। अब हम अगर फार्मूला इसका लिखें तो ये हमारे पास आएगा अब ये हमारे पास, अब देखें अगर तो सारे जो कार्बन है उनकी 4-4 बॉन्ड्स पूरे हैं। ये कार्बन देखें तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, ये देखें तो आप इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, इसके भी 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। तो हमारे पास सब के बॉन्ड जो है ना वो पूरे हैं। तो लेकिन इसमें ये जो है ना ये स्ट्रेट चेन नहीं है बल्कि ब्रांच्ड है। इसमें ये देखें ये हमारे पास ये ब्रांच लगी हुई है, तो इसलिए इसका नाम है आइसोब्यूटेन। जो सीधी चेन थी उसको हमने एन ब्यूटेन लिखा और जो हमारे पास ब्रांच्ड आ गई उसको हमने क्या कहा, आइसोब्यूटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है ना वो सेम है दोनों का, C4H10। लेकिन आप देखें कि स्ट्रक्चर की बेस पे ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो इनको हम आइसोमर्स भी कहते हैं जिनमें स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो अभी आप उस चक्कर में ना पढ़ें। बस आप ये देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर फार्मूला की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसके बाद हमारा जो अगला फार्मूला है वो है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड का मतलब होता है यानी जो हम किसी चीज़ को इस तरह दबा दें तो उसको हम कहते हैं कि कंडेंस हो गई है। अगर ये हम इसका नाम लिख लेते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में आप देखें तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जुड़े हुए थे, अब हम बॉन्ड्स को क्या करेंगे कि निगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ उनको लिख लेंगे बस ग्रुप की शक्ल में। अगर हम इसी तरह ये जो हमारा आइसोब्यूटेन था उसको लिखें तो हम ये CH3, ये अब देखें कि अब H को मैंने ये इस तरह बॉन्ड बना के नहीं लिखा बल्कि सीधा पास ग्रुप की शक्ल में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये था, इसके साथ H था और ये हमारे पास एक नीचे CH3 था। उसके बाद हमारे पास एक इस साइड पे CH3 था। तो अगर अब मैं इसको एक दफ़ा स्ट्रक्चर फार्मूला लिखता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। ये हमने लिख लिया CH3, उसके बाद H, उसके बाद C। ये स्ट्रक्चर फार्मूला मैं इसका लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये ओपन शक्ल में किस तरह था और अब ये कंडेंस्ड शक्ल में किस तरह से लिख। ये देखें CH3 है, ये हमने CH3 लिख लिया। ये हमारे पास CH था, इसको हमने ये CH लिख लिया। ये CH3 था, इसको हमने ये इस तरह लिख लिया। और ये CH3 जो है ना इसको हमने यहाँ पे लिखा। यानी अब ग्रुप की शक्ल में हमने उन एटम्स को लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया कंडेंस्ड फार्मूला। इसी तरह से कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ देखें कि ग्रुप को भी आप आगे फिर से ग्रुप कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास है CH3, सॉरी अगर इसको ये आप इस तरह आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको पीछे लिख। उसके बाद CH2 है, आप समझें CH2 है और ये हमारे पास CH3 है। लेकिन ये देखें आपके पास ये दोनों सेम है तो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2। ये हमारे पास दो हैं CH2 और CH3। तो इस तरह से भी आप कंडेंस्ड फार्मूला लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी जो फार्मूला है वो है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट और क्रॉस फार्मूला। उसमें जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें जितने भी एक दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाकर जुड़े होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम शो करते हैं कि वो किस तरह से उन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं।
अगर आप प्रोपेन देखें यानी जिसमें 3 हमारे पास कार्बन होती हैं, तो आप इस तरह से पहले 3 कार्बन लिख लें सिंपली। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देख लेना है कि आपने एक एटम को डॉट दे लेने हैं और दूसरे को क्रॉस दे लेने। अब आपने इसके आप अगर बैलेंस शेल में देखें तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करें, ये जो इसने हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है ना, उसके लिए आप इसको डॉट दे लें। अब इधर एक जब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के हम एटम को इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर कर लेते हैं। अब इधर जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से ज़ाहिर कर लेते हैं। इधर जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसके भी इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से ज़ाहिर कर लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान भी बॉन्ड बनना है, तो इनमें भी आप क्या करेंगे, एक को क्रॉस दे लें और एक दूसरे को आप डॉट दे लें। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको आप डॉट ही दे लेते हैं या क्रॉस भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। उसके बाद इसका जो एटम है ना, ये इन दोनों ने आपस में शेयर किया हो, तो आपने क्या करना है कि इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस से ज़ाहिर कर लेंगे। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है ना, इसमें ये डॉट है और ये क्रॉस। अब इसका जो हाइड्रोजन के साथ होगा इसको भी हम डॉट से ही दे लेते हैं, तो ये हमारे पास ये हो गया और ये हो गया। अब इसको हमने ये डॉट से दिया था, तो इससे आगे भी हम डॉट से ही इसको ज़ाहिर कर लेंगे ये, और इसको हमने क्रॉस से ज़ाहिर किया था तो इसको हम क्रॉस से ज़ाहिर कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास ये डॉट आ गए, सॉरी इनका मैंने क्रॉस लगाया ही नहीं, ये क्रॉस आ गया। उसके बाद आप हाइड्रोजन जो है ना उसका भी साथ आप क्रॉस लगा लें, क्रॉस, इधर हमारे पास डॉट आ गया और ये क्रॉस। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपने एक एटम को डॉट से ज़ाहिर कर लेना है, उसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल को, और दूसरा जो एटम है ना उसके आपने वैलेंस शेल को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से या डॉट से ज़ाहिर कर लेना है। मतलब आपने एक इस तरह नहीं करना कि आपने इधर तो इसको डॉट से हाइड्रोजन के साथ ज़ाहिर किया, समझे, डॉट के साथ, और इधर आप क्या करें, क्रॉस से ज़ाहिर करना। तो इस तरह नहीं करना आप लोगों ने, बल्कि अगर हाइड्रोजन सब के साथ आप लोगों ने कार्बन को डॉट दिया हुआ है, तो इधर भी आप हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो आप उसको डॉट से ही ज़ाहिर करेंगे। तो ये आप लोगों ने 9th में भी लीवस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, लीवस डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये वही हमारे पास फार्मूला है। इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग को बस हम इसमें इस डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में ज़ाहिर करते हैं। इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। तो इसमें पेपर में अगर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होता है तो फिर भी हमने यही लिखना है और इसकी एग्जांपल लिखनी है। ये प्रोपेन है, प्रोपेन वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या अल्केन होता है जिसमें 3 कार्बन होती हैं। तो इसमें हमारे पास 3 कार्बन है, तो ये इसलिए प्रोपेन है। अगर आपने इसकी और, चले मैं एग्जांपल इसकी बता देता हूँ। इसके हम सिंपली एक मीथेन का देख लेते हैं। मीथेन हमारे पास, अब कार्बन को आपने डॉट भी दे सकते हैं और क्रॉस भी दे सकते हैं, क्योंकि इसने जो सारे बॉन्ड्स हैं ना वो हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो आपने फिर सब जो हाइड्रोजन होंगे उनको क्रॉस देना है। अगर आपने कार्बन को डॉट दिया है तो हाइड्रोजन सबको क्रॉस देंगे, और अगर आपने कार्बन को क्रॉस दिया है तो फिर आप जितने भी हाइड्रोजन हमारे पास होंगे उनको डॉट देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं कि डॉट से ज़ाहिर कर लेते हैं। इसके साथ 4 बॉन्ड बनते हैं, तो आप इसके साथ 4 डॉट लगा लें, क्योंकि इसके जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसको हम हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्रॉस से ज़ाहिर कर लेते हैं। इधर जो हमारे पास है इसका भी क्रॉस से, इधर जो हमारे पास है उसको भी क्रॉस से, और इधर जो हाइड्रोजन है उसको भी क्रॉस से ज़ाहिर कर लेंगे। ये हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला था। ये चारों जो फार्मूले हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।